बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून। नाज़रीन, कुरान मजीद में जैतून का जो ज़िक्र आया है वो यकीनन नौ इंसानी के लिए उसकी तमाम अफादियत और उन फ़ायदों के साथ आया है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी तख्लीक के साथ और इंसानों के लिए उसको फ़ायदेमंद बताते हुए पेश किया। हम आज मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी के फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में और हमारे साथ मौजूद हैं इस डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गफरान सईद साहब। हम बहुत मशकूर हैं, डॉक्टर साहब ने हमारे लिए वक्त निकाला। इब्तिदान तो मैं चाहूँगा आप अपना अगर थोड़ा तारुफ़ कराएँ कि आपका अपना जो तदरीसी बैकग्राउंड है और जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो क्या है, ताकि हमारे नाज़रीन समझ सके कि आज हम इस पल पर बात करने के लिए फूड साइंस डिपार्टमेंट में क्यों मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी। जैसा आपने फरमाया, नाम डॉक्टर सैयद मोहम्मद गफरान सईद, डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का ग्रेजुएट, पीएचडी फ्रॉम सेम डिपार्टमेंट इन द फील्ड ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस वक्त जो है वो मेरे पास 7 स्टूडेंट सैम्पल कंप्लीट कर चुके हैं। एक स्टूडेंट जो है वो पीएचडी कंप्लीशन के बिल्कुल क़रीब हैं और इसके अलावा मेरी 45 इंटरनेशनल रिप्यूट जर्नल्स में पब्लिकेशंस हैं। जैतून का हमने जिक्र किया और जैतून का हम जो तेल है उसके बारे में बहुत सारी बातें सुनते हैं, बहुत सारी शिफा है, बहुत सारे अक्सर सोशल मीडिया पे मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, लेकिन ये बात अक्सर कही जाती है डॉक्टर साहब कि जो है पकाने के लिए सही नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप तरह इसको बाइफिकेट करेंगे, जैतून का तेल पीना ऐसे कच्चा पीना या पकाने में इस्तेमाल करना या उसको अपनी ग़िज़ा में वैसा कुकिंग ऑयल के तौर पर इस्तेमाल करना, ये कैसा है? जैतून का जो तेल है, इस तेल के हवाले से दुनिया भर में बहुत सारी मिथ्स इस हवाले से फैल गई हैं कि जैतून का तेल पकाया नहीं जा सकता, जैतून का तेल अगर पका लेंगे तो उसमें जहरीले मवाद पैदा हो जाएंगे जो कैंसर पैदा करेंगे, जो दिल की भी अमराज को जो है वो पैदा करने का सबब बनेंगे, या इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का सबब बनेंगे। ये वो मिथ्स हैं मेरा ख्याल है जिसके हवाले से ना तो बात की जाती है और अगर बात हो भी रही होती है तो उस हवाले से ऑथेंटिक, जिसको आप कहीं रिसर्च के हवाले से बात नहीं होती। ओलिव ऑयल के हवाले से जब हम देखते हैं तो दुनिया भर में स्टैंडिंग अगर आप देखें तो टॉप 10 के अंदर जो कंजम्पशन है वो उसमें 2002 तक 90 नंबर पे था, खाने के हिसाब से बात करो, इस्तेमाल के हिसाब से, और इस वक्त उसकी प्रोडक्शन जो है, कंजम्पशन जो है वो 3 से 4 गुना बढ़ गई है। बहुत प्रेशियस ऑयल है और मेडिटेरियन जो फूड्स हैं उसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ओलिव ऑयल के बगैर या ओलिव के बगैर वो खाना खाते ही नहीं है। अच्छा, अब क्या वहाँ पे बेकिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहा? क्या वहाँ पे खाना पकाने में इस्तेमाल नहीं हो रहा? या अगर आप और चीज़ों के हवाले से देखें तो वहाँ पे कैसा इस्तेमाल नहीं है? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, सब चीज़ें खाई जा रही हैं। ओलिव ऑयल में तला भी जा रहा है, ओलिव ऑयल को खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ओलिव ऑयल को जो है वो बेकिंग में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो खाने का जुज़ समझा जाता है। ओलिव ऑयल इट्सल्फ जो है ये दुनिया में एक ऐसा डिफरेंट किस्म का ऑयल है जिसके अंदर ओलिक एसिड बहुत ज़्यादा है और इसमें ओलिक एसिड की मकदार जो है, ओलिक एसिड कहते हैं ये कार्बन 18 की चेन होती है और इसमें एक जो है ना वो डबल बॉन्ड मौजूद होता है। इसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्योंकि सिर्फ इसमें इसकी चेन में एक अनसैचुरेशन है तो इसलिए हम इसको कहते हैं मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। 80% तक हो सकता है ओलिव में। अच्छा, अब इसकी अनसैचुरेशन को देखते हुए, अमूमी तौर पे इसकी केमिस्ट्री को देखते हुए लोग थोड़े से एक तरह से कह लें कि इस बारे में शकूक व शबाहत में मुब्तला हो जाते हैं कि अगर आपने इसको हीट किया तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और उसके नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है कंपाउंड्स बनेंगे जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं आपको इसकी मिसाल सिर्फ एक चीज़ से समझाऊँ। पानी की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो क्या है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इटसेल्फ एक आग लगाने वाली गैस है, ऑक्सीजन उस आग को बढ़ाने में मदद देने वाली जो है वो गैस है, लेकिन दोनों चीज़ें साथ मिली हुई हैं और इसी आग पे डाल दें तो आग को बुझा देती हैं। इसका अपनी केमिस्ट्री वो गैस में है, ये लिक्विड में है। आप डायरेक्टली इस तरह से इसको नहीं कह सकते कि जी इसका मोनो अनसैचुरेशन होने की वजह से नुकसानदेह हो गया। अच्छा, अब मज़े की चीज़ क्या है कि जब आप इसकी अनसैचुरेशन के हवाले से बात करते हैं तो इस जैसा ऑयल आपको दूसरा नज़र नहीं आता। तो सवाल ये है कि क्या कोई दूसरे ऑयल जितने इस्तेमाल होते हैं, कनोला हो गया, कॉर्न ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, क्या इन ऑयल सैम्पल्स के अंदर अनसैचुरेशन नहीं होती? यकीनन होती है भाई। पाम ऑयल में 45% जो है वो ओलिक एसिड मौजूद होता है, इसमें 80% है, उसमें 45% मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ओलिक एसिड जो है वो इट्सल्फ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जितने दूसरे ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे सनफ्लावर है, कनोला है या और कोई दूसरा ऑयल है, इसमें एक के बजाय 2 डबल बॉन्ड चेन में मौजूद होते हैं C18 की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो डबल बॉन्ड टूटेगा तो वो ज़्यादा खतरनाक है। एक प्रॉब्लम ये आती है कि जी डबल बॉन्ड वाला जो है वो स्टेबल है और सिंगल बॉन्ड वाला जो है वो स्टेबल नहीं है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हमेशा जब भी हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल इज़ स्टेबल देन दी डबल अनसैचुरेटेड। अच्छा, अब कनोला की बात करें, सनफ्लावर की बात करें, कॉर्न की बात करें, इन सारे ऑयल सैंपल्स के अंदर जो है ना वो लाइनोलीक एसिड, यही कार्बन 18 है, लेकिन इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं बजाय एक के। तो नतीजा क्या निकलता है कि वो जो कनोला ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल है उसमें 2 डबल बॉन्ड होने के बावजूद वो ऑयल ज़्यादा स्टेबल नज़र आता है। उसकी एक रीज़न ये हम देते हैं कि जी जब आप तेल को गर्म करें तो उसमें से एक चीज़ होती है धुआं निकलना, जिसको हम कहते हैं स्मोक पॉइंट। अच्छा, हमारे यहाँ खाना पकाने के तरीक़ाकार भी कुछ इतने अजीब से हैं, जब तक हम चीज़ को जला नहीं देते उस वक्त तक हम कहते हैं खाना तैयार नहीं होगा। हालांकि खाना पकाने के लिए बड़ा मुनासिब सा ऑयल का टेम्परेचर होना ज़रूरी है। अब स्मोक पॉइंट के एतबार से देखा जाए तो ओलिव 80% मोनो अनसैचुरेशन रखने के बावजूद स्मोक पॉइंट इसका 210 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी अगर आप इसको 200 डिग्री तक गर्म कर दें तो धुआं नहीं आएगा, लेकिन अगर 210 पे पहुंचा देंगे तो ये स्मोक देने लगेगा। उसके मुकाबले में कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, इनके जो स्मोक पॉइंट्स हैं वो बड़े स्टेबल हैं। ये 240, 250 डिग्री, कुछ 230 डिग्री तक भी स्टेबल होते हैं। इस नुक्ते को देखते हुए लोग ये समझते हैं कि जी ओलिव ऑयल को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अच्छा, खाना पकाने की टेक्निक भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम खाना पकाने में बहुत सारे जो है ना वो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। मसलन एक होता है सोते करना, थोड़ा सा तेल डाला, ऐसे घुमाया, निकाल लिया। एक होता है पैन के ऊपर जो है वो रख के आप फ्राई करते हैं, जैसे हम कबाब फ्राई करते हैं, ऑयल डाला, एक मरतबा ऐसे ऐसे किया और निकाल लिया। एक फ्राइंग होती है जिसमें आप डीप करते हैं, यानी कि ऑयल इतना भर देते हैं, प्रोडक्ट को उसमें डिप कर देते हैं। एक तरीका ये होता है खाना पकाने के लिए कुक फॉर्मेट में यूज़ करना, जैसे बिरयानी बनती है, तेल डाला, चावल डाले, पकाया और निकाल लिया, ये उसी में कंज्यूम हो गया। इसमें वो फ्राइंग वाली टेक्निक नहीं, कुकिंग टेक्निक है। एक होता है माइक्रोवेव करना। ये सारी चीज़ें जितनी भी इन्वॉल्व हो रही हैं कुकिंग के अंदर, ये सारी कुकिंग टेक्निक्स हैं। इन कुकिंग टेक्निक्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि किस तरह से जाके ये तेल के अंदर ख़राबी पैदा करने का सबब बनेंगे। अब तेल का मैकेनिज्म क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये ज़रा सा समझ लें। ये समझ लें कि ये एक अदद ट्राई ग्लिसरॉल है, ठीक है। इसके 3 ब्रांचेज हैं, यहाँ पे फैटी एसिड, ये फैटी एसिड और ये फैटी एसिड एक बैकबोन पे लगा हुआ है जो ग्लिसरॉल की है। अब जब हम हीट करते हैं तो होता क्या है कि ये वाला टूट के अलग हो सकता है, ये भी टूट के अलग हो सकता है, ये भी टूट के अलग हो सकता है। अब होगा क्या कि इस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में जब ये फैटी एसिड अलग होता है तो हम इसको कहते हैं फ्री फैटी एसिड। और ये फ्री फैटी एसिड क्या करता है, तेल के अंदर खराबी का सबब बनता है। यानी खराबी जो शुरू होती है वो शुरू होती है फ्री फैटी एसिड से। अब जो रिफाइंड ऑयल होता है उसका फ्री फैटी एसिड लेवल होता है 0.01%। और ख़राबी का जो सबब बनने वाला ऑयल, यानी जो रिफाइंड के बाद जो पकता है और पकने के दौरान फ्री फैटी एसिड बनता है, तो 0.7 पे जाके हम कहते हैं कि जी अब ये तेल जो है ना वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, नुकसान देगा। अच्छा, एक स्टेज आती है, एक स्टेज आ जाती है जिसके बाद तेल, कोई सा भी तेल हो, उसको हटाना ज़रूरी होता है। ओलिव की हम बात नहीं कर रहे, हम किसी भी तेल की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ओलिव ऑयल में ऐसा नहीं होता? यकीनन ओलिव में भी ऐसा ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओलिव का मैकेनिज़्म जो है ना सेपरेट होने का, या ओलिव के अंदर स्टेबिलिटी का, स्मोक पॉइंट आने के बाद भी रिसर्च ये कहती है कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ ब्रेकडाउन इतना आसान नहीं है। रीज़न उसकी ये है कि कुदरत ने इसमें कुछ लिपोफिलिक एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स ऐसे रख दिए हैं जो नेचुरली इस तेल को जो है ब्रेक होने से रोकते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। एग्जैक्टली। अब हमें नज़र आ रहा होता है कि ये ऑयल शायद ख़राब हो गया, स्मोक आ गया, लेकिन वो ऑयल इतनी जल्दी डिग्रेड नहीं होता। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही स्मोक आता है तो इसमें बनते हैं डाइमर्स, इसमें बनते हैं एपॉक्साइड्स, ये मिल के आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं पॉलीमर्स,
ये पॉलीमर्स फर्दर फिर कन्वर्ट होते हैं, एक्रोलीन एक कंपाउंड होता है, फिर ये एक्रोलीन मज़ीद पॉलीमराइज होते हैं तो बनता है एक्राइलामाइड। अब मैं आपको इसको ज़रा आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो क्या है कि अगर आप फ्राइंग कर रहे हों तो आसपास आपने देखा होगा कि चिपकना शुरू हो जाता है, जहाँ तेल का धुआं उठता है वहाँ उस जगह के ऊपर चिपक आ जाती है, ये होता है एक्राइलामाइड। ये एक्राइलामाइड तेल में भी रह जाता है, कढ़ाई के साइडों में भी रह जाता है, जिस चमचे में लगाओ रख दें उस पर भी चिपक आनी शुरू हो जाती है। ये एक्राइलामाइड जो है ना नुकसानदेह चीज़ है, ये करती है कैंसर पैदा। तो ये नॉर्मल ऑयल में हो रहा है। ओलिव ऑयल के हवाले से स्टडी ये कहती है कि ये जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड हैं, फिनोलिक्स हैं, विटामिन ई, टोकोफिरोल्स इसके अंदर नेचुरली मौजूद है, ये इसको इतनी जल्दी ख़राब नहीं होने देता। और उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि नॉर्मल कुकिंग जिसको हम घर में कहते हैं, अगर आप स्टर फ्राई कर रहे हैं, आप सोते कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मली कुकिंग जो तरीक़ाकार है, बिरयानी बनाना, सालन बनाना, जिसमें प्रोडक्ट के साथ ही अलग नहीं हो रहा तेल, वहाँ तक तो ये ऑयल सबसे बेस्ट है। अच्छा, अब रिसर्चेज इससे आगे की भी बात कर रही हैं। रिसर्च ये कहती है कि जी अगर आप फ्राइंग करते हैं ओलिव ऑयल के अंदर, चिप्स की फ्राइंग कर रहे हैं, किसी और चीज़ की फ्राइंग कर रहे हैं, 6-7 फ्राइंग तक नॉर्मली आलू जो है वो FFA को बहुत बढ़ा देता है, एक्रिलामाइड तेज़ी से प्रोड्यूस करता है, लेकिन ओलिव ऑयल उसको रेजिस्ट करता है। आलू की नॉर्मल फ्राइंग होती है ना, डीप फ्राइंग, जो बच्चे चिप्स खा रहे होते हैं, फ्राइज, तो ये वाली चीज़ वहाँ पे नज़र आ रही होती है कि जी ये तो वैसा नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं, जो मिथ है। तो अल्टीमेटली हम इन सारे सिनेरियोज़ को, मौजूदा रिसर्चेस को, मैं बात कर रहा हूँ 2022 तक की, 2023 की, कि अब मौजूदा रिसर्चेस, ओलिव पे छपने वाले लिटरेचर इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि जी ओलिव में खाना नहीं पकाया जा सकता। ओलिव के रिफाइंड, ओलिव के वर्जिन, ओलिव के एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल के अंदर हर किस्म का खाना बन सकता है।